चलो अब रिवाइज करते हैं चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है भैया, तीन चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके अफेयर्स में कोई मिसमैनेजमेंट, कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसको ढूंढने के लिए, इरेगुलरिटीज़ को डिस्कवर करने के लिए तीन एस्केलेटिंग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं होती हैं। प्राइमा फेसी अगर हम बात करें तो तीनों का जो जनरल मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री खुली है, एक फैक्ट्री, जो सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो जाते हैं जस्ट टू चेक एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर और नॉट, की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह आपने अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, क्या कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो रूटीन इंस्पेक्शन। तो एक ऑफिशियल विजिट जब हम करते हैं कि हाँ टू चेक एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, तो उसको भी हम रूटीन इंस्पेक्शन ही बोलते हैं। दैट्स नॉट समथिंग नेगेटिव कि अरे ये और इंस्पेक्शन हो रहा है, तुम्हें पता है इंस्पेक्शन हो रहा है, सबका होता है, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग नॉर्मल। जब हम इंक्वायरी की बात करते हैं तो इंक्वायरी तब की जाती है जब कुछ गलत हो गया हो। जैसे अगर फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग आ सकते हैं और वो पूछताछ कर सकते हैं कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, सो जस्ट टू रिजॉल्व अ डाउट। सो इट इज़ नेगेटिव अनलेस क्लीन रिपोर्ट इज इशूड, एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब कोई तो सीरियस वायलेशन आपने किया है ऑफ लॉ और उसको इन्वेस्टिगेट करना है टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड टू फाइंड आउट कि हु मे बी इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग यही होता है। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइट कॉलर क्राइम्स, है ना, और वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब क्या है, कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। अब कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसका इंस्पेक्शन होना है, उसकी इंक्वायरी होनी है या उसका इन्वेस्टिगेशन होना है। ये जब होता है तो अनडाउटेडली इसका कुछ रिजल्ट भी आता है और उसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो। अरे पता है यार, होगा तो यही ना प्रोसेस, और क्या होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं इन सेक्शंस की, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है हमारा, आइडियली इट्स चैप्टर 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना। और ये हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 206 से, जाता है सेक्शन 229 तक। तो इसके जो पहले 4 सेक्शंस हैं, दैट इज़ 206 से 209 तक, ये बात करते हैं अबाउट इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। और इसके बाद के जो सेक्शन 210 से शुरू होते हैं, दे आर ऑल प्राइमरीली कंसर्न विद इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो मेजर चंक ऑफ दिस चैप्टर क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। ठीक है, अब जो मैंने बोला 206, ये हमें ट्रिगर इवेंट बताता है। मतलब बताता है कि कब इंस्पेक्शन होता है और कब इंक्वायरी होती है, किसके द्वारा होती है। ओके, सो व्हेन इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में टेक प्लेस, सेक्शन 207 टेल्स अस हाउ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी इज कंडक्टेड। 208 टॉक्स अबाउट द रिपोर्ट एंड 209 टॉक्स अबाउट कि अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है तो सर्च एंड सीजर इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो पहले ये चारों सेक्शंस को एक साथ कनेक्ट करके आप रिवाइज करते हो तो आपको इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का एक अच्छा खासा और गुड रिविजन समझ में आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 206। सेक्शन 206 में क्या बोला जा रहा है, देखो, ऑफन वी फाइल सर्टन डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी, लाइक वी मे हैव फाइल्ड कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने फाइल किए, कोई एमडीडी फॉर्म फाइल किया, एनुअल रिटर्न फाइल किया, कुछ भी डॉक्यूमेंट फाइल किया। अब वो डॉक्यूमेंट हमने दिया है और आरओसी को दिया है ना, आरओसी को दिया है, आरओसी वो देख रही है, उनके पास कुछ और भी पहले का डॉक्यूमेंट है वो भी देख रही है, कहीं उनको दिखा कि कुछ मिसमैच है, या यहाँ दिखा यार ये इसने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बस देख रहे हैं, स्क्रूटनी की, उसको एनालाइज किया और कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन लगी या लगा कि यार यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, किस चीज़ का खर्चा लिखा हुआ है, क्या चीज़ लिखी हुई है, तो कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मे बी रिक्वायर्ड। So company has filed some document with ROC, or maybe ROC already has that information. Fine. And ROC, on scrutiny of those documents, they're not satisfied. Or they may be satisfied. If they're not satisfied और उनको लगता है कि नहीं यार कि कुछ और इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, ROC भेजेगी एक रिटन नोटिस टू द कंपनी। ठीक है, रिटन नोटिस टू द कंपनी कि आप क्या करो, इन राइटिंग
हमको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो विद इन द रीजनेबल टाइम जो हमने आपको बताया है, ठीक है। अब ये नोटिस जो भेजते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ये किससे मांग सकते हैं भाई? कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ या जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो देंगे। कई बार ऐसा होता है दैट इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, मान लो 2025 का, ठीक है। पहले वहाँ पे 2 डायरेक्टर्स थे, अब तो वो छोड़ के जा चुके हैं। अब जो पहले डायरेक्टर्स थे आइडियली बहुत सारा एक्सप्लेनेशन तो वही दे पाएंगे, हम लोग तो दे भी नहीं पाएंगे और हमें पता भी नहीं है। तो अब जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो दे ही नहीं पाते, तो उन्होंने यही चीज़ समझ में आई। तो आरओसी जो पास्ट ऑफिसर्स या पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नोटिस इन राइटिंग भेज सकते हैं, एंड इन दैट केस इफ़ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू दैट पास्ट पीरियड, इन दैट केस उनकी लायबिलिटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो भी रिप्लाई करेंगे टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, राइट? ओके, नाउ दे हैव टू रिप्लाई विद इन द टाइम, एक रीजनेबल टाइम स्पेसिफाई होता है, विद इन द रीजनेबल टाइम दैट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक है। 3 केसेस हो सकते हैं, आपने रिप्लाई कर दिया टाइमली, आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, या फिर आप उतने टाइम में रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, तो आपने एक एक्सटेंशन मांगा और आरओसी ने आपको एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। तो आपने एक्सटेंडेड टाइम में रिप्लाई कर दिया। अब आपका रिप्लाई नहीं आया तो सीजी आगे प्रोसीड करेगी, पर अगर आपका रिप्लाई आया, वो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब अच्छा इस वजह से यहाँ पे ये आपने मिसिंग किया था, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ना, चलो यू आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, ठीक है। या इनएडिक्वेट है, अभी भी यार ये नहीं बता रहा है, बाकी सब बता दे रहे, ये नहीं बता दे रहे, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री आपको लगी, तो इनएडिक्वेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, या फिर रिप्लाई ही नहीं किया, तो आरओसी आप रिकॉर्ड करोगे रीजंस एंड यू विल गिव एन ऑर्डर टू कंपनी फॉर इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन हो रहा है, अब आप बोलोगे कि अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रिस्क्राइब प्लेस और टाइम पे प्रेजेंट करिए फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज अगेन व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें कुछ तो स्क्रूटनी करनी है, कुछ हमें करनी है। वाई? बिकॉज कुछ एक अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स दिख रहे हैं कंपनी में, या फिर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो इट्स नॉट गिविंग अ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। तो अगर पहले आरओसी आपसे मांग रही है इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे भी उनको लग रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर नहीं होते हैं तो इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन कौन करेगा? आरओसी खुद कर सकते हैं, या फिर कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, सीजी कैन अपॉइंट एन इंस्पेक्टर, और वो लोग क्या करेंगे? आपका पूरा का पूरा इंस्पेक्शन को कैरी आउट करेंगे। इंस्पेक्शन वंस कंप्लीटेड, अ रिपोर्ट हैज़ टू बी मेड, ठीक है। अच्छा, सीजी के पास भी पावर है कि सीजी आप चाहो तो आप भी बोल सकते हो कि इंस्पेक्शन करना है इस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। ओके, नाउ सेक्शन 206 अभी खत्म नहीं हुआ। सेक्शन 206 इंक्वायरी के बारे में भी बात करता है। इंक्वायरी कब होती है? इंक्वायरी का ट्रिगर इवेंट क्या है? इंक्वायरी का जो ट्रिगर इवेंट है, इफ आरओसी इज सेटिस्फाइड, इफ आरओसी इज सेटिस्फाइड, कोई भी बंदा, उसने किसी कंप्लेन की कंपनी की, बोला कि यार ये जो कंपनी है ना, ये तो फ्रॉड कर रही है या फिर कुछ अनलॉफुल पर्पस के लिए काम कर रही है। आप देखोगे बहुत जगह हम देखेंगे कि कोई जो बंदा होता है ना, वो यहाँ पे आरओसी को कंप्लेन कर सकता है। वो आगे जाके कहीं अगर उसको ऐसा लगता है तो वो एनसीएलटी के पास भी जा सकता है, ठीक है, जब बहुत बड़ी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो अगर किसी बंदे की कंप्लेन पे आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है, या फिर आरओसी के पास खुद कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्या कि या तो बिजनेस फ्रॉडुलेंटली या अनलॉफुली हो रहा है, ठीक है, या फिर आप एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर ग्रीवियंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट एड्रेस्ड। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ के लिए आरओसी सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो दे विल इन्फॉर्म, आरओसी कंपनी को बताएगा भाई देखो तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं, ये एलिगेशंस लगे हुए हैं, और उसके बाद उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, एंड ऑर्डर करते हैं टू प्रोवाइड दैट इन्फो एंड एक्सप्लेनेशन टू कैरी आउट इंक्वायरी। अगेन सीजी ऑल्सो हैज़ द पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ? ऐसा हो सकती है सिचुएशन कि इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी दोनों हो रही है, या फिर इंस्पेक्शन या इंक्वायरी हो रहा है और
आरओसी कर रहा है या फिर इंस्पेक्टर कर रहा है ना। तो अभी तक हमने ये चीज़ स्टैब्लिश की। सेक्शन 206 में हमें पता चला कि कब कब ट्रिगर इवेंट क्या है, ये करके ऐसा हो सकता है कि इंस्पेक्शन शुरू हो गया या इंक्वायरी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये ऑर्डर पास हो गया एंड सीजी ने इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया या फिर आरओसी को कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आरओसी या इंस्पेक्टर जो भी है, अब आप क्या करोगे भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स सब बुलाओगे एंड इट्स गोइंग टू बी द ड्यूटी ऑफ होम, एवरी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, जहाँ पे पास्ट ऑफिसर्स या पास्ट डायरेक्टर्स या पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो, कि यू हैव टू प्रोड्यूस, क्या करना है, जो रजिस्ट्रार ने या इंस्पेक्टर ने डॉक्यूमेंट मांगा है वो आपको देना है, जो स्टेटमेंट मांगी है वो देनी है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो देनी है, जो एक्सप्लेनेशन मांगा है वो देना है, जिस फॉर्मेट में मांगा है उस फॉर्मेट में देना है, ठीक है। और जितना असिस्टेंस दे सकते हैं उतना देना है, ठीक है। अगर डिसोबे करेंगे तो इम्प्रिजनमेंट एंड और फाइन होता है, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। अब पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर हम दो जगह पढ़ते हैं, एक सेक्शन 207 में, एक सेक्शन 217 में। 207 में जो पढ़ते हैं दैट्स फॉर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, और 217 में जो पढ़ते हैं दैट इज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत रेप्लिका सेक्शंस हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई सेक्शन इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के लिए है, सेम सेक्शन हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है, जैसे सर्च एंड सीजर का भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होती हैं, बट आइडियली कुछ बातें दोनों में एकदम सेम लिखी हुई हैं। क्या सेम लिखी हुई हैं कि भाई इंस्पेक्टर या आरओसी अगर इंस्पेक्शन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उसने बोला ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, बोलेगा क्यों लाऊं, तू क्या मेरा उखाड़ लेगा, मैं क्यों लेके आऊँ। उसको पता है कि आरओसी क्या कर लेगा, आरओसी मांग रहा है वो नहीं दे रहा है, आरओसी बुला रहा है वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यार किसी को भी अगर आप पावर नहीं दोगे और बोलोगे कि तुम काम करो तो वो नहीं कर पाएगा, है ना, वो नहीं कर पाएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि हाँ, तो बच्चे भी अगर होते हैं, बच्चों के माँ बाप क्यों काम करा लेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है, ठीक है। आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट सेट असाइड, तो लव एंड रिस्पेक्ट क्या हमारे लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बट अगर जैसे पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे तो बच्चों को डर लग रहा है यार मेरा मोबाइल छिन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या है, अगर हमें भी वो पावर दे दी जाए कि हाँ चलो मोबाइल छीन लो, आप कमरे में बंद कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो हम भी डांट पाट के पढ़ा लें। आप समझो, देर आर मेनी सिचुएशंस एंड हर सिचुएशन में पावर चाहिए होती है, तभी आप कुछ काम करा सकते हो। जब सामने वाला डरेगा ना, क्लाइंट जो है, कंपनी वाले, वो डरेंगे कि अरे यार ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो काम करेंगे। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर को पावर देनी है। क्या पावर देते हैं हम, सेम पावर्स जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं व्हेन दे आर ट्राइंग अ सिविल केस, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखी हुई है। अब सिविल कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, क्या सारी पावर्स दे दे जो कोर्ट के पास होती है, नहीं, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 मैटर्स। पहला प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, दूसरा समनिंग एंड एनफोर्सिंग ऑन अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑन ओथ, तीसरा इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। तो इन 3 मैटर्स के लिए जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है वही पावर इनको भी दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्पेक्टर, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास लेते हो, आप उसकी कॉपीज बना सकते हो, आप उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हो, ठीक है। नाउ वंस यू आर डन विद दिस इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, नेक्स्ट इज द टाइम टू मेक अ रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने रिपोर्ट बनाई एंड रिपोर्ट आप सबमिट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आप रिपोर्ट देते हो ना, तो उसमें आप अपने रिकमेंडेशन लिख सकते हो अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो। कैसे रिकमेंडेशन, कि वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन और नॉट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 209 विच टॉक्स अबाउट सर्च एंड सीजर। बहुत बार ऐसा होता है दैट इफ़ आई एम डूइंग सम इंस्पेक्शन, ठीक है, तो मैं कुछ इंस्पेक्शन कैरी आउट कर रही हूँ, अब मुझे लग रहा है यार मैंने ये डॉक्यूमेंट मंगाए 2 दिन से दे नहीं रहे हैं। अब डायरेक्टर जो है वो बड़ा तेज़ है, उसको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं मतलब इनको कुछ शक हो गया, और अगर ये डॉक्यूमेंट इनको एज इट इज़ दे दिया तब तो प्रूव हो जाएगा और मेरा फ्रॉड बाहर आ जाएगा। तो अब उस डॉक्यूमेंट को वो लोग बोल रहे हैं कि अरे मिल नहीं रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये डॉक्यूमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है विच आई बिलीव रिलेट्स टू द कंपनी, KMP, डायरेक्टर, ऑडिटर और CS एंड इज लाइकली
टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड, मतलब हाइड कर दिया जाएगा। तो मैं बोलूँगी इससे पहले कि ये लोग सबूत मिटा दे, दया तोड़ो दरवाज़ा, है ना। तो वो वैसे टाइप से हम सर्च कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। अब ये करने की पावर ऐसे ही नहीं मिलती है, नहीं तो हर समय लोग क्या करेंगे, भैया जो भी केस ऑफ इंस्पेक्शन चल रहा है जाओ और कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के ले आओ, नहीं। इसके लिए आपको स्पेशल कोड की परमिशन लगती है। तो स्पेशल कोड की परमिशन ऑब्टेन करने के बाद यू कैन एंटर, यू कैन सर्च, यू कैन सीज द पेपर्स, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड मेक कॉपीज ऑफ द सेम, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग। क्यों? क्योंकि आपने वो सीज तो कर ली, पर ऐसा नहीं है कि जन्मों जन्म तक वो आपका हो गया और आप ही रखोगे। आपको 180 डेज में उसको रिटर्न करना होता है, नॉट लेटर देन 180th डे आप उसको रिटर्न करना होता है, ठीक है। अब जैसे हम गए, हमें दिखा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे काम के, हमने उसकी एक लिस्ट बनाई, कंपनी को दी, कंपनी अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हो तो आप इसकी कॉपी ले लोगे, और वो डॉक्यूमेंट्स हमने सीज कर लिए। 180 डेज़ के अंदर अंदर हम रिटर्न करेंगे। 180 डेज़ के लिए फिर बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। बिफोर रिटर्निंग वी कैन ऑल्सो मेक कॉपीज और प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, करेक्ट है, ओके। सो दैट वॉज अबाउट इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। अब इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे सेक्शंस हैं। 210 इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 212 मतलब इंस्पेक्टर ही करता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यहाँ पे SFIO को केस दे दिया जाता है। 213 में NCLT के पास एप्लीकेशन आती है, NCLT CG को डायरेक्ट करता है। 216 और 219 इज़ नॉट अबाउट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स। ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप होता है, और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड कंपनीज, ठीक है। मतलब इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हमें पढ़ने हैं, हाँ, और उसके बाद कुछ सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस हैं, ठीक है। तो सेक्शन 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करा सकती है अगर उनको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन कराना। इन्वेस्टिगेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, क्योंकि यहाँ पे एक डिटेल्ड होता है चीज़ें और एक्सपर्ट लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि यार कोई तगड़ी वाली फ्रॉड है, ठीक है। बहुत अगर बिग कॉर्पोरेट फ्रॉड है तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल इंस्पेक्टर्स नहीं करेंगे, दैट इज़ हैंडेड ओवर टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जैसे अगर छोटी सी कोई क्राइम होती है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, चोर वोर है उसको पकड़ लिया, और अगर कोई बड़ा केस होता है तो इट इज़ हैंडेड ओवर टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लाइक CBI एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो यहाँ पे भी अगर नॉर्मल केसेस हैं और इन्वेस्टिगेशन करना है तो CG ऑर्डर करती है और इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा केस है, बिग कॉर्पोरेट फ्रॉड और एनीथिंग लाइक दैट इज सस्पेक्टेड, देन इन्वेस्टिगेशन इज डन एंड हैंडेड ओवर टू SFIO। SFIO क्या है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भैया सीरियस फ्रॉड के लिए ही है, तो आप उनके पास चले जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे करते हैं। अब हमने देखा कि यार इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की ROC या इंस्पेक्टर ने, और उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी। अब रिपोर्ट में कहा कि देखो प्राइम ऐसे ऐसे हमें तो दिख रहा है ये सब चीज़ें, बट ये कुछ बड़ा लग रहा है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि उनका स्कोप है ना, उनका काम उतना ही है, उनको उतना ही काम करना है। जैसे आपने प्लम्बर को बुलाया है अगर और बोला है कि नल चेंज कर दो, तो वो नल चेंज कर देगा, बट अगर उसको कुछ और लग रहा होगा तो बोलेगा कि देखिए आपकी पाइपलाइन में भी लीकेज आ रही है, आप ये भी पूरा चेंज करा लो। तो उसने रिकमेंड कर दिया आपको और वो अपना काम करके निकल लिया, क्योंकि उसका काम तो उतना ही था ना। तो इंस्पेक्टर और जो आपका वो रहता है, जो इंस्पेक्टर या ROC, उसका काम उतना ही था, उसने रिकमेंड कर दिया। अब CG को अगर उनके रिकमेंडेशन पे लगा, हमें लगा कि हाँ पाइपलाइन चेंज करानी चाहिए, तो भाई दे मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी, ऑन रिसीट ऑफ SR बाय कंपनी। ऑन रिसीट ऑफ SR बाय कंपनी, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने 3/4 मेजॉरिटी के साथ खुद रेजोल्यूशन पास किया है और बोला है कि हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा दो, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्क्रिशनरी पावर है CG के पास, वो चाहे तो करेगी। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उनको लगता है तो वो चाहे तो करेंगे, ठीक है। चौथा केस आता है कि अगर NCLT या कोर्ट ने बोला है तो आपको करना ही करना पड़ेगा।
तो ये पॉइंट सेक्शन 210 में है, पर इस सिचुएशन में सीजी को करना ही करना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट। Okay, so CG, you must order investigation in this particular case. In these 3 cases, you may order investigation. Both these cases आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे. अगर आपको लगता है कि बहुत सीरियस केस है तो आप SFIO को दे दोगे, वरना आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी और उसके बाद रिपोर्टिंग करेगा जैसे उसको करनी हो, ठीक है। अब आता है सेक्शन 213। सेक्शन 213 जहाँ पे हम NCLT के पास जाते हैं। मेंबर्स, आप SR पास करके CG के पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि इन्वेस्टिगेट करो, CG मे डू सो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप 100 मेंबर हो या फिर आपके पास 1/10 वोटिंग पावर है और आपके पास गुड रीजंस हैं, तो आप NCLT के पास भी जा सकते हो, उनको आप प्रूव कर देते हो सर्टेन चीज़ें, तो NCLT ऑर्डर पास कर देते कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड इन दैट सिचुएशन CG मस्ट, CG विल, ठीक है। तो मैम NCLT के पास क्या सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं? नहीं, कोई भी जा सकता है। किसी को भी अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, आप जाओ प्रूफ वगैरह के साथ, एविडेंस वगैरह के साथ, NCLT ऑर्डर पास कर देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। सो कंपनीज विच हैव शेयर कैपिटल 100 मेंबर्स और मेंबर्स विद 10% वोटिंग पावर, कंपनीज विद डू नॉट हैव शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ मेंबर्स, आप बन गए एलिजिबल, ठीक है। विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रीजंस आप क्या करोगे? एप्लीकेशन दोगे NCLT को। NCLT के पास खुद भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है उसी से उनको लगे या फिर कोई और बंदा अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स उनको एप्लीकेशन दे रहा है, और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाते हैं। किस चीज को लेके सेटिस्फाई हो जाते हैं? कि जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ चल रहा है, इट इज टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और मेंबर्स और एनी अदर पर्सन। तो पहला वो। दूसरा, आप ने वैसे भी मतलब फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनाई है कंपनी, या फिर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में NCLT में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ठीक है। कुछ भी प्रूफ लाके दे दिया कि देखो ये कंपनी बोल तो रही है कि हम ये परचेज और सेल करते हैं, बट एक्चुअली इनकी ये देखो ये ड्रग्स वगैरह कुछ कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल करा जा सकता है, ठीक है। देन अगर ये पहला ग्राउंड हो गया, दूसरा ग्राउंड हो गया, अब तीसरा ग्राउंड हमारा आता है कि अगर एक्चुअली ये पूरा पहले ही ग्राउंड में आता है, बट अगर जो मैनेजमेंट में या प्रमोशन में लोग हैं, जैसे प्रमोटर्स और मैनेजमेंट, दे आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस और मिसकंडक्ट। फ्रॉड, यू नो दैट डेलिबरेट चीटिंग या ऐसा टाइप का, मिसफीजेंस इज नेग्लिजेंस, एंड मिसकंडक्ट आपका गलत बिहेवियर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो आप रेकलेसली काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ठीक है, तो गलत कर रहे हो। तो अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर NCLT ऑर्डर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, या फिर मेंबर्स को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है रिलेटिंग टू कमीशन पेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है, या अदर डायरेक्टर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में NCLT क्या करेगा? पहले कंपनी को और पार्टीज को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों की बातें सुनेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अगर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया इन्वेस्टिगेशन का, तो CG आपको इन्वेस्टिगेशन कराना ही कराना पड़ेगा। आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करो और फिर आप इंस्पेक्शन कराओ, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स बाय SFIO, ठीक है, सेक्शन 212। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप कभी कभी केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन SFIO को दे देते हो। कब दे देते हो? आपको रिपोर्ट मिली, उससे आपको लगा कि ये सीरियस है तो आपने दे दिया। SR पास हुआ, आपको लगा कि सीरियस है तो आपने दे दिया। इन पब्लिक इंटरेस्ट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई तो आपने दे दिया, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आई और आपको लगा कि इन्वेस्टिगेशन SFIO द्वारा नेसेसरी है तो आपने दे दिया। अब जैसे ही SFIO स्टेप इन करता है ना, सारे के सारे स्टेप आउट कर जाते हैं। क्यों स्टेप आउट कर जाते हैं? बिकॉज SFIO इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ इन्वेस्टिगेशन मान लेते हैं कि चल रहा है, पुलिस वाले कुछ देख रहे थे, पता कर रहे थे, ये सब हो रहा था। जैसे ही SFIO के पास केस आया, सब लोग रुक जाएंगे। कोई कुछ कर भी लिया है तो वो पेपर्स ट्रांसफ़र कर देगा SFIO को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, मल्टी डिसिप्लिन है ना।
तो सब फील्ड के एक्सपर्ट्स रहते हैं एंड दे एक्चुअली डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट द वाइट कॉलर क्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही सीजी ने केस दिया एसएफआईओ को, एसएफआईओ का जो डायरेक्टर है उसने अपॉइंट कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो प्रिस्क्राइब मैनर में इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको सारी असिस्टेंस वगैरह मिलेगी, उसके पास पावर्स होंगी सेम एज इंस्पेक्टर, साथ साथ अरेस्ट की भी पावर होती है। अरेस्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है विच आर नॉट रियली रिक्वायर्ड टू लर्न, आई टोल्ड यू जितना एग्जाम के लिए नीडेड है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू सीजी एंड दैट इज इट आई वुड से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। एसएफआईओ की रिपोर्ट में अगर कुछ आता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो सीजी उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। सीजी मतलब एसएफआईओ को ही बोलते हैं कि आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करो। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात बता दूँ, क्योंकि बच्चों को ये टर्म्स बहुत ही वेग से लगते हैं और बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में एक चीज़ बताती हूँ आज, शायद आपको हेल्प मिले। जैसे हमें लगता है कि यार कोई अगर मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो पहले पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट फाइल होती है कोर्ट में, चार्जशीट या आप कुछ भी बोलो, उसके बेसिस पे वहाँ पे ट्रायल शुरू होता है उस पर्सन के अगेंस्ट और उसके बाद कोर्ट पनिश करती है। सेम मैनर में एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन मिला, एसएफआईओ ने रिपोर्ट बनाई जिसमें किसी पर्सन को बताया कि हाँ ये बंदा इन्वॉल्व है। अब सीजी उसके अगेंस्ट बोलेगी कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करो, तो मतलब कोर्ट में ट्रायल चलेगा और वहाँ पे स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलता है इन केसेस का, और वहाँ पे क्या होगा फॉर स्पीडी पर्पसेस, वहाँ पे क्या होगा, कंपनीज एक्ट में भी स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट होते हैं, और वहाँ पे क्या तीसरी बार मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट पनिश करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप आप बोलो या ओनरशिप बोलो, ठीक है। अब समटाइम्स वी हैव रेड अबाउट द सेक्शन ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड एसबीओ, सेक्शन 89 और 90 करके ऐसे पढ़ा था, है ना, कि जैसे ये कंपनी का रजिस्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर्स आर इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स, बट एक्चुअली वो एबीसी लिमिटेड के शेयर्स है, ठीक है। तो ये क्योंकि होली ओन सब्सिडियरी ऐसा कुछ है, उन्होंने नॉमिनी के नाम से रखे हैं, तो इन्होंने बता दिया कंपनी को। तो आइडियली जो बेनिफिशियल ओनर्स और एसबीओज होते हैं उनको अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है और उनको बता देना होता है कि हाँ देखो शेयर्स इसके नाम पे, पर एक्चुअल में ओनर मैं हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे हिडन बेनिफिशियरीज भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई मैंने कंपनी खोली है, मैंने पैसा लगाया, मैंने दे दिया इसको पैसा कि तुम कंपनी के शेयर्स अपने, मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया, उसने खरीद लिया अपने अकाउंट से शेयर, वो ही डायरेक्टर है, वो ही मेंबर है, पर एक्चुअल में मेरी ही कंपनी है, मेरे ही पैसे लगे हैं, डूबेंगे तो मेरे पैसे, उगेंगे तो मेरे पैसे, कंट्रोल मैं कर रही हूँ, हर एक डिसीजन मैं ले रही हूँ, बट मैं कहीं दिखूंगी नहीं, राइट। तो अब क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन में हम पता करना चाहते हैं कि आखिर ये कंपनी है किसकी, who is financially interested in this company, who is controlling this company, who is influencing the policy of this company, who is the beneficial owner और SBO, ठीक है। तो कौन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, कौन कंट्रोलर है, रियल कंट्रोलर, कौन हिडन बेनिफिशियरीज है, वो पता करना चाहते हैं हम, ठीक है। किसी ने कंप्लेंट की तो सीओ मोटो, सेंट्रल गवर्नमेंट या रेफरेंस बाय एनसीएलटी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सीजी ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप या मेंबरशिप टू फाइंड आउट दीज टाइप ऑफ पीपल। इनके लिए अगेन क्या करना है, सीजी शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट करेगा। अब देखो यार, ऐसा तो होगा नहीं कि सारी चीज़ें एकदम ऐसे दिख जाएं कि हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देखेंगे और रिटन चीज़ें देखेंगे और रिटन डॉक्यूमेंट से हमें पता चल जाएगा कि कौन ओनर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बीच में एक ओरल अंडरस्टैंडिंग थी कि देखो यार तुम शेयर्स होल्ड करना, ये मेरे हैं, ऐसा, तो इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर एक्सटेंड्स टू दिस ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 219, सेक्शन 219 रिलेटेड कंपनीज का है। रिलेटेड कंपनीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर जो फ्रॉड वगैरह करते हैं ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी के 80% शेयर्स खरीद लिए, मतलब कम से कम मान लेते हैं कि लेट्स से 50 करोड़ रुपए एक दूसरी कंपनी में डाल दिया, और ये कंपनी क्या कर रही है, फेक इनवॉइसेस बना रही है, कुछ विंडो ड्रेसिंग कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, जनरेट कर रही है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है,
हमें पता है कि अल्टीमेटली फ्रॉड यही कर रही है और इसमें कुछ फ्रॉड चल रहा है, बट इस कंपनी के रिकॉर्ड्स पूरे क्लीन दिखेंगे, हम देख रहे हैं यार पैसा तो इधर जा रहा है, हमें इसके भी देखने पड़ेंगे, तभी हम एक्चुअल में फ्रॉड को डिस्कवर कर पाएंगे। तो समटाइम्स और मेनी अ टाइम्स इट मे सो हैपन कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इनटू अफेयर्स, तब आपको लगता है कि यार मुझे तो रिलेटेड एंटिटीज़ का भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कहीं के कुछ के रिकॉर्ड्स और देखने पड़ेंगे, तो आप सीजी का अप्रूवल लेके उनके अफेयर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, इन जनरल सेक्शन 217 में इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो दूसरी बॉडी कॉरपोरेट के भी कुछ रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं, वो इन जनरल वैसे भी पावर दी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन की, कि अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उस कंपनी का नहीं, मे बी उसकी सब्सिडियरी का भी हो रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑब्टेनिंग अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, वो आप वैसे भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ रिलेटेड कंपनीज में कौन आती हैं, जो आपकी सब्सिडियरी हो गई, होल्डिंग हो गई, सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग, कोई बॉडी कॉरपोरेट विच इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब एक है हमारा एमडी, वही दूसरी कंपनी को भी मैनेज कर रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, या फिर कोई बॉडी कॉरपोरेट जिसका बोर्ड हमारे कंपनी के नॉमिनीज में हो। ठीक है, या फिर वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ आवर डायरेक्टर्स, या फिर हमारा एमडी, मैनेजर या कोई एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सब की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट किया जाएगा। फाइन, नाउ वी हैव सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दिस इज एग्जैक्टली द सेम सेक्शन एज वी हैव रेड इन सेक्शन 209, जहाँ पे हम सर्च एंड सीजर करते हैं। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी ऐसा हो सकता है कि बुक्स ऐसी हो सकती हैं, तो हमने क्या किया, सर्च किया विद असिस्टेंस, सीज किया, एंड वी हैव टू रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन आता है कि इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे हैं तो उनके पास पावर होती है सेक्शन 217 की, और उसमें लिखा है कि 180 डेज में रिटर्न करो। पर जब हम सर्च एंड सीजर का सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीशन और इन्वेस्टिगेशन पे रिटर्न करो, तो मैम क्या मानेंगी? ठीक है, प्रैक्टिकली यही माना जाता है। नाउ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, इंस्पेक्टर आपका जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तो आप रिपोर्ट सबमिट करोगे। ठीक है, रिपोर्ट देंगे सीजी को, इट इज़ गोइंग टू बी ऑथेंटिकेटेड ईदर बाय द सील ऑफ कंपनी और बाय सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर जिसके पास रिपोर्ट थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या बोले या आपको डायरेक्शन दे तो आप इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट करोगे। ठीक है, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई, अब रिपोर्ट लेके घर चले जाएं, कोई मतलब नहीं है ना। ये तो वही बात हो गई यार, कुछ प्रॉब्लम निकली थी, हमने सारे ब्लड टेस्ट कराए और रिपोर्ट एकदम ख़राब आई है। अगर रिपोर्ट सही आई है तब तो भाई निकल लो, अगर रिपोर्ट ख़राब आई है, उसमें 4 प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन 4 प्रॉब्लम्स को ट्रीट भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो रिपोर्ट का फ़ायदा क्या। तो इन 4 प्रॉब्लम्स को आप ट्रीट कैसे करेंगे, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप अलग अलग ऑर्डर्स पास कर सकते हो, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन अगर आपको रिपोर्ट में दिखता है कि यार ये डायरेक्टर है जिसने फ्रॉड किया, इज क्रिमिनली लायबल, तो आप उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करा दोगे, पहला। दूसरा, वाइंडिंग अप या फिर ऑपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एनसीएलटी के पास पिटिशन फाइल करना। ठीक है, लगा कि यार कंपनी तो अब बेकार है, कुछ करने लायक है नहीं, तो हमने क्या किया, एनसीएलटी के पास पिटिशन फाइल किया कि इस कंपनी को आप वाइंड अप कर दीजिए। या फिर केस ऑफ ऑपरेशन है तो हमने पिटिशन फाइल किया कि आप इस ऑपरेशन को प्रिवेंट करिए, या दोनों। ठीक है, तीसरा, रिकवरी ऑफ डैमेजेस और प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ डैमेजेस और प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ऐसा केस है, मतलब हम जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा केस है कि भाई कुछ फ्रॉड, मिसफीजेंस या मिसकंडक्ट की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, या कुछ प्रॉपर्टी है कंपनी की, मान लेते हैं कंपनी की कोई गाड़ी वाड़ी थी, कोई एक डायरेक्टर रख के बैठा हुआ है, हैज़ रॉन्गफुली रिटेन्ड इट, भाई आपके हक नहीं था फिर भी आपने रख लिया है, तो उसकी रिकवरी करेंगे हम, और डैमेजेस की रिकवरी करेंगे। तो ऐसे ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है, डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है इलीगल या अनड्यू गेन। तो कोई फ्रॉड वगैरह हुआ, उसका फ़ायदा उठा के किसी ने कुछ पैसे रखे, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, या आपने इन्फ्लेट करके रख लिए, इट्स बेसिकली इलीगल गेन या अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट, तो उसको रिकवर करना। तो यहाँ पे सीजी क्या कर सकती है, सीजी आप एनसीएलटी को बोल सकते हो कि नहीं आप ऑर्डर ऑफ डिसगॉर्जमेंट निकालिए और हम ये वो करेंगे। आप प्रोसीड कर सकते हो टू रिकवर डैमेजेस और प्रॉपर्टी, आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो प्रोसिक्यूशन, आप एनसीएलटी को पिटिशन दे सकते हो फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, ओके,
Now, Section 217 procedure powers of inspector is again same to what we have read for inspection and inquiry. ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इंस्पेक्टर के पास पावर होती है टू कॉल फॉर बुक्स. आपके जो पास्ट और प्रेजेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव टू प्रोड्यूस द बुक्स, दे हैव टू प्रिजर्व इट एंड गिव असिस्टेंस. ठीक है, आप किसी और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के भी बुक्स वगैरह मंगा सकते हो. ठीक है, 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिटर्न कर देना होता है. इट कैन बी फर्दर कॉल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज. यू कैन एग्जामिन द पर्सन्स ऑन ओथ. ठीक है, पावर्स आपके पास सेम होंगी एज ऑफ सिविल कोर्ट एंड एवरी वन विल गिव यू असिस्टेंस. इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो. ठीक है, देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो भाई एम्प्लॉय सच नहीं बताएगा अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो. मतलब वो यहाँ पे सच आपको बताया जा रहा है और वहाँ पे वो उसका मैनेजर जो है उसको देख रहा है, आओ बेटा तुम सच बता के निकलो, तुम यहाँ से अपना टर्मिनेशन लेटर लेना और कंपनी के बाहर ही निकल जाना है ना. तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन कोई भी सेक्शन का हो, 210, 212, 213, 219, 216 कुछ भी हो, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, अगर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन डिस्चार्ज करता है या सस्पेंड करता है एम्प्लॉय को, उसको पनिश करता है, उसके टर्म्स चेंज करता है टू हिज डिसएडवांटेज, तो वो कर सकता है ओनली विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी. अब एनसीएलटी को आपने एप्लीकेशन भेजी कि हमें अप्रूव कर दीजिए. क्यों? क्योंकि जेन्युइनली एक एम्प्लॉय है इतना नालायक है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है कंपनी में. अब जब वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो हम चाह रहे हैं कि भाई उसको जेन्युइनली हम निकाल दें, है ना. कंपनी चाह सकती है कि नहीं चाह सकती है. अब उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है. कैसी तलवार लटक रही है कि यार मैम ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर किसी एम्प्लॉय को हटा देंगे, भले ही वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको हम भर भर के इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि मैम निकाल ही नहीं सकते. कि हमने कहा निकाल सकते हो, एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा. तो आप एनसीएलटी से पूछ लो. एनसीएलटी को हमने बोला कि बता दीजिए ना, निकाल दे. उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं बताते हैं, हम आपको क्या करेंगे, बाय पोस्ट राइटिंग में भेजेंगे. अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, ज़माने बीत गए. कितने दिन तक इंतज़ार करेंगे? ओनली टिल 30 डेज़. तो अगर एनसीएलटी 30 डेज़ में हमें नहीं भेजेगा तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेते हैं और हम प्रोसीड कर सकते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट एम्प्लॉय. ठीक है, ओके. नाउ समबडी मे नॉट बी सेटिस्फाइड, है ना. हो सकता है हम एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है कि वो जो सामने वाला एम्प्लॉय है वो हमारे डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो. सो इन बोथ दीज केसेस वी मे मेक एन अपील, और वो अपील 30 डेज़ के अंदर अंदर हम कर सकते हैं टू एनसीएलएटी. ठीक है, ओके. नाउ वी हैव अनदर सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन 225 जो कि बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस का ना बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है. कौन खर्चे मीट करता है? कौन खर्चे मीट करता है? भैया सरकार के पास कहाँ इतना पैसा है ना, कि सरकार खर्चे मीट करेगी. तो सरकार तो नहीं करती है. सरकार को हम इंडेमनिफाई करेंगे, हमने ऊपर पढ़ा है. तो सरकार को कौन पैसे देगा इन्वेस्टिगेशन के? पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करेगी. मतलब इट इज़ गोइंग टू बी डिफ्रेड बाय सीजी इन द फर्स्ट प्लेस. जैसे आप क्लाइंट के पास जाते हो, मान लो आप इंटर्नशिप कर रहे हो और आपको क्लाइंट के पास बोला गया है और आपको बोला गया है टू एंड फ्रो कैब कर लेना, और कैब का जो भी खर्चा आएगा वो आपको कंपनी रिम्बर्स कर देगी. मतलब एट द फर्स्ट प्लेस इट्स गोइंग टू बी डिफ्रेड बाय यू. आप खर्चा करोगे एट द फर्स्ट प्लेस, बाद में आप कंपनी से ले लोगे. यहाँ पे सेम चीज़ है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन के खर्चे हैं एक बार तो आप करोगे, बाद में आप रिम्बर्स कराओगे. किससे कराओगे? भाई जो बंदा प्रोसिक्यूशन हुआ और उसके बाद जो बंदा दोषी पाया गया, एनीवन हु इज कॉन्विक्ट, हु इज फाउंड गिल्टी ऑन प्रोसिक्यूशन, पहली बात उससे. दूसरी बात, जिसको हमने ऑर्डर किया कि भाई देखो तुमने डैमेजेस लिए हैं या तुमने प्रॉपर्टी ले रखी है, उसको बोला गया रिस्टोर करने को, तो उससे. तीसरी बात, जब हम प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं तब हमें पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी का इतना पैसा इसने खा रखा है, उसको पैसा दिलाया. तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की बात सामने आई एंड उनका कुछ पैसा रिकवर हुआ है, तो भैया तुमको हमने रिकवर करके दिया अगर 20 लाख रुपए, तो उसमें से 2 लाख रुपए तुमसे हम ले सकते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, तुम खुशी खुशी दे दोगे. पर अगर 20 लाख रिकवर करके दिया और हम बोले कि 25 लाख का इन्वेस्टिगेशन है, दो, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे. तो उतने ही एक्सटेंट तक जितना हमने रिकवरी करके दिया है. ठीक है. चौथा, अगर प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं तो मतलब कोई दोषी पाया ही नहीं गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो एप्लीकेंट था जिसने बोला था इन्वेस्टिगेशन करो करो करो, एंड जो
कंपनी, एमडी, मैनेजर, जिसके बारे में इंस्पेक्टर ने लिखा है, हुएवर इज डेल्ट विद द रिपोर्ट, ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के खर्चे को मीट आउट करते हैं। ठीक है, that's going to be called as the first charge on property. And then we also have a section called as 228 जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई सेम प्रोविजंस हमारे फॉरेन कंपनी पे भी लगेंगे। तो अगर फॉरेन कंपनी भी है तो भी उन पे इन्वेस्टिगेशन होना है, तो यही सेम प्रोविजंस लग जाएंगे, राइट? ओके,